हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल नीतू सीटेड क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी पैडागोजी का एक नया चैप्टर भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या क्या भूमिका है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका पढ़ेंगे कि मतलब भाषा सीखने में व्याकरण की क्या क्या भूमिका है। तो सबसे पहला पॉइंट है, पहले भाषा का विकास होता है फिर व्याकरण का। मतलब बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है फिर व्याकरण का। बच्चे पहले भाषा सीखते हैं उसके बाद वो व्याकरण सीखते हैं, ना कि पहले व्याकरण सीखते हैं और फिर भाषा। पहले भाषा का विकास होता है बच्चे में, फिर व्याकरण का विकास होता है। तो अगला पॉइंट है, भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। भाषा किस चीज़ पे आधारित होती है? तो भाषा ध्वनि पे आधारित होती है। और है, ध्वनि से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं और इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग हैं। मतलब भाषा ध्वनि पर आधारित होती है, ध्वनि से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं। तो पहला अंग है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम, ये सारे चीज़ हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्द से संबंधित उसके भेद, उत्पत्ति, रचना, ये सारे चीज़ हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य से संबंधित उसके भेद, अवयव, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना तथा शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी वाक्य विचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारे चीज़ तीनों वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण से संबंधित उसके भेद, उच्चारण, ये सारे चीज़ वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द से संबंधित उसके भेद, उत्पत्ति एवं रचना शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? तो आगमन विधि को उदाहरण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि आगमन विधि में पहले बच्चे को बहुत सारे उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण के बाद एक नियम बताया जाता है, इसलिए आगमन विधि को उदाहरण विधि भी कहा जाता है। उदाहरण विधि, आगमन विधि क्या है? तो यह विधि सरल, रुचिकर और ग्राह्य होता है। यह आगमन विधि सरल होता है और बच्चे के लिए रुचिकर होता है और ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य होते हैं। बच्चे जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये विधि आगमन विधि छोटे बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इस विधि में बहुत सारे उदाहरण पहले दिया जाता है, उसके बाद नियम दिया जाता है। तो बच्चे को ज़्यादा सीखने को मिलता है। अगला है, इसमें छात्रों को स्वयं से सीखने का अवसर मिलता है। इस विधि में, आगमन विधि में बच्चे को स्वयं से सीखने का अवसर मिलता है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, खुद से करके सीखते हैं। बहुत सारा उदाहरण दिया जाता है तो बच्चे को सोचने का अवसर मिलता है, तो इससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और स्वयं करने का भी अवसर मिलता है इस विधि में। इसलिए छोटे बच्चे के लिए आगमन विधि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है निगमन विधि। निगमन विधि को सूत्र विधि या पुस्तक विधि कहा जाता है। निगमन विधि में क्योंकि पहले नियम बता दिया जाता है, तो इसलिए निगमन विधि को सूत्र विधि या पुस्तक विधि कहा जाता है। तो निगमन विधि का कुछ नियम या उपनियम को छात्र रटकर सीखते हैं। मतलब बच्चे को इस विधि में पहले नियम बता दिया जाता है तो बच्चे उस नियम को याद कर लेते हैं, तो उस नियम के अनुसार बच्चे आगे का काम करते हैं। तो इस विधि में पहले बच्चे को नियम रटवा दिया जाता है, उस पे बच्चे अपना समस्या सॉल्व करते हैं। तो ये छोटे बच्चे के लिए विधि कारगर नहीं होती है। छोटे बच्चे के लिए आगमन विधि होती है, ये बड़े बच्चे के लिए निगमन विधि होते हैं। अगला है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि, यह विधि उच्च माध्यमिक छात्रों
के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विधि छोटे बच्चे के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोग किया जाता है। इस विधि में जो भाषा के ज़्यादा जानकार व्यक्ति होते हैं उसकी कृतियाँ को पढ़ाई जाता है और उससे भाषा का सही रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन यह विधि अपने आप में एक अपूर्ण है, क्योंकि इस विधि से बच्चे में व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान नहीं हो पाता है और बच्चे भाषा का शुद्ध रूप सीखने के लिए इस विधि में ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए ये विधि का उपयोग बड़े बच्चे के लिए किया जाता है, छोटे बच्चे के लिए नहीं किया जाता है। छोटे बच्चे के लिए आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक क्लास के बच्चे के लिए 1 to 5 के लिए आगमन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। भाषा संसर्ग विधि उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि मतलब क्या है? तो बिना व्याकरण नियमों के भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करना। मतलब प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि में बिना व्याकरण नियमों के भाषा का शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान होता है। भाषा प्रत्यक्ष विधि में बच्चे को बिना व्याकरण का भाषा का शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर मिलता है। अगला है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि प्राथमिक बच्चे के लिए उपयुक्त विधि है। मतलब प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि में बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखने का अवसर मिलता है। वो अपने आसपास की जितने सारे चीज़ है वो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उससे वो भाषा सीखते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चे के लिए प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि उपयुक्त विधि है। इस विधि से अगर हम बच्चे को भाषा सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी उस भाषा को सीख पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है भाषा में खेल या खेल विधि द्वारा भी भाषा का विकास होता है। मतलब भाषा के विकास में भाषा में खेल या खेल विधि द्वारा भी भाषा का विकास होता है। मतलब भाषा का विकास हम खेल विधि के द्वारा भी विकास कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो खेल विधि में बच्चे शिक्षक विद्यार्थी को व्याकरण नियमों के लिए अवगत कराने के लिए किसी खेल का चयन करके पाठ की आवश्यकता अनुसार नियमों का निर्धारण करते हैं, जिससे विद्यार्थी खेल खेल में शब्द भेद, लिंग भेद, वचन आदि व्याकरणिक नियमों को सहजता से सीख लेता है। बच्चे खेलते खेलते शब्द भेद का जानकारी प्राप्त कर लेता है, लिंग भेद का, वचन आदि नियमों को वो सहजता से खेल के माध्यम से सीख लेता है। इसलिए भाषा सिखाने में बच्चे को खेल विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार करती है। मतलब भाषा शिक्षण में खेल को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार करते हैं। खेल विधि में बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो बच्चे एक दूसरे से बातें करती है, अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इससे बच्चे में भाषा का विस्तार होते हैं, अलग अलग भाषा का बच्चे में विकास होता है, बच्चे में सहयोग करने की भावना होती है। तो इससे खेल विधि से बच्चे में भाषा का विस्तार होती है। तो इसलिए छोटे बच्चों में भाषा शिक्षण कराने के लिए खेल विधि एक उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो हमें छोटे बच्चे को भाषा शिक्षण कराने के लिए हमेशा खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखना प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। मतलब मातृभाषा घर के भाषा जो होते हैं उसके बिना अगर हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो वो हमारे प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। अगला है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाकर दूसरी भाषा सीखना अनुवाद विधि। अगर मातृभाषा का प्रयोग करके हम अगर दूसरी भाषा सीखते हैं तो वो अनुवाद विधि कहलाता। तो हम ये दोनों विधि में ये डिफरेंस याद रखेंगे कि अगर जिस विधि में हम मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो प्रत्यक्ष विधि कहलाता है, और जिस विधि में हम मातृभाषा का प्रयोग उसके माध्यम से अगर हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो वो हमारे अनुवाद विधि कहलाता है। तो हम ये दोनों याद रखेंगे।
तो ये सारे पॉइंट भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हिंदी पेडागोजी में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग ये सारे पॉइंट याद रखते हैं तो हिंदी पेडागोजी में आने वाले इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो अगर वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।